आप जानते हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या होती है? क्रिया अर्थात इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता लगता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य होता है या करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी काम होता है वो एक काम होना क्रिया होती है। चलना, पढ़ना, तैरना, सोना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। मान लीजिए आपने कहा बत्तख पानी में, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। बालक पतंग, कोई मतलब नहीं हुआ। अगर मैं कहती हूँ बत्तख नदी में तैर रही है तो ये एक पूरा वाक्य हुआ। बालक पतंग उड़ा रहा है तो बालक पतंग उड़ा रहा है तो ये बात पूरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वाक्य में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कार्य हम करते हैं और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, ये मैंने किया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ रहा जो है ये क्रिया है और ये आपने किया। और अपने आप होने वाले कौन से कार्य होते हैं आप जानते हैं? सूर्य निकल रहा है, पत्ते हवा से हिल रहे हैं, तो ये अपने आप होने वाले कार्य होते हैं। नदी बह रही है, तो हर तरीके से जो भी कार्य होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। हर प्रकार का कार्य, मोची जूता सिलता है तो सिलता है भी क्रिया हो गई। इसी तरीके से वह नदी में तैर रहा है तो तैरना क्रिया हो गई। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा को हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिस पद से किसी कार्य को करने, कराने या स्वतः होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया में धातु क्या होती है। दरअसल क्रिया में जो हम शब्द प्रयोग में लाते हैं, जो मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। क्रियापद मूल शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप होता है। उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धातु हुई पढ़, तो इसका क्रियापद कैसे बन सकता है? पढ़ना, पढ़ता, पढ़ा, पढ़ी। चल, चल जो है धातु शब्द है, मतलब मूल शब्द है। इसको हम किस किस रूप में प्रयोग में ला सकते हैं उसे हम क्रियापद कहते हैं। चलना, चलेगा, चला, चलता, ये सब क्रियापद हैं। अब कर का देखिए, करना, करता, करेगा, किया आदि। अब हम क्रिया के भेद जानेंगे। सामान्य रूप से क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 आधारों पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। पहला होता है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर पहला भेद होता है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है अथवा जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, काटना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल या प्रभाव अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आशीष पुस्तक पढ़ता है, शोभा आम खा रही है, तो इन दोनों में हम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या खा रही है? आम खा रही है। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं का पूरा अर्थ एक कर्म से प्रकट हो जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला पत्र लिखती है, वह घर जाता है, तो एक ही शब्द से उस पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ गया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं के अर्थ की पूर्णता 2 कर्म से होती है, मतलब वो वाक्य पूरा अर्थ 2 कर्म के द्वारा होता है, तब हम उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अनु से दूध लाने को कहा था, गौरव ने
राकेश को पत्र लिखा। इन वाक्यों में दो कर्म हैं, अनु और दूध, और राकेश और पत्र, दो कर्मक क्रियाएं हैं। यदि वाक्यों में अनु और राकेश कर्म ना हो तो वाक्य भली प्रकार से समझ में नहीं आएगा, अतः ये पूरक कहलाते हैं। तो ये दो कर्मक क्रिया होती है। अब अगली क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दौड़ना, हंसना, खेलना, उठना बैठना सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता द्वारा किए जाने वाले का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, रघु दौड़ता है, सुशांत खेलता है। इन वाक्यों में दौड़ता है, खेलता है, तो ये पूरी बात, आपकी बात समझ में आती है कि कर्ता से क्या संबंध है। तो कोई और उससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा। ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जो क्रिया आपने अपने आप में पूर्ण होती है और पूरा अर्थ प्रदान करती है वो पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह अभी पढ़ रहा है या पौधे मुरझा गए। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन अपूर्ण क्रिया को पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आजकल अस्वस्थ है, अनुष्का बहुत सीधी लड़की है। अगर मैं ये कहूँ अनुष्का बहुत लड़की है तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। या वह आजकल है तो इस बात का भी कोई अर्थ नहीं होगा, वह आजकल अस्वस्थ है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूर्ण किया गया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। तीसरी क्रिया होती है उभयविधि क्रिया। कुछ क्रियाएं प्रयोग के अनुसार सकर्मात्मक या अकर्मक हो जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को उभयविधि क्रिया कहते हैं। जैसे आपका पत्र मिला, वह आपसे मिलेगा। तो पहला वाक्य वह आपका पत्र मिला सकर्मक क्रिया है, वह आपसे मिलेगा अकर्मक क्रिया है। अब आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ कि किस तरीके से ये सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान की जाती है। इसको पहचानने के लिए कि कौन सी क्रिया है, कर्मक है सकर्मक है, उससे पहले हम प्रश्न जोड़ लें क्या, किसको, तो हमें उसका उत्तर क्या आता है उसके अनुसार पहचानना होगा कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। मान लीजिए मैंने कहा अक्षय पढ़ता है, तो अक्षय क्या पढ़ता है ये आपको देखना है। तो क्या पढ़ता है यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अक्षय अखबार पढ़ता है, तो मैंने पूछा अक्षय क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो ये कर्म हो गया। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। उसने मुझे बुलाया, उसने किसको बुलाया ये प्रश्न पूछेंगे जब आप, तो मुझे बुलाया, तो मुझे कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अगली वीडियो में हम अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे और संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद जानेंगे। आशा है आपको मुख्य रूप से कि क्रिया क्या होती है और उसके क्या प्रकार होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।